गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अगस्त 2023 के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले करते हैं नेशनल न्यूज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस मंथ इज चंद्रयान 3। सो आपको पता है कि भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर साउथ पोल पर लैंड करवा के पूरे दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट की है और भारत पहला ऐसा देश बन गया है जो कि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है जिसने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नेशनल न्यूज डिस्कस करते हैं। इस मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट चंद्रयान 3। आपको पता होगा कि भारत के इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाया है और इसके बाद भारत ने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो सबसे पहले तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि जिस दिन अगस्त 23 को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ है चांद पर, उस दिन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेशनल स्पेस डे का दर्जा दिया है और 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 ने टच किया है चांद को, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने यह भी मैसेज दिया है कि चंद्रयान 2 ने भी चांद पर 2019 में अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, उस पॉइंट को भी तिरंगा पॉइंट का नाम दिया है। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इससे क्या क्या अचीवमेंट्स हुई। तो इंडिया इन टोटल 4th नेशन बना है पूरे ओवरऑल जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब होता है कि अगर स्पेस क्राफ्ट बिना कोई डैमेज पहुंचाए चांद के सरफेस को भी और स्पेस क्राफ्ट को खुद को भी बिना किसी डैमेज पहुंचाए उसने लैंड किया सक्सेसफुली, उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ओवरऑल भारत 4th नेशन बना है। सबसे पहले किया था यूएसएसआर ने, जो अभी रशिया है। जब रशिया यूएसएसआर का पार्ट था 1966 में, द फर्स्ट टाइम रशिया ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। सेकंड नंबर पर है यूएसए एंड थर्ड पर है चाइना। चंद्रयान 3 भारत का 3rd लूनर मिशन है और चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग को अटेम्प्ट करने वाला सेकंड अटेम्प्ट है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 ने अटेम्प्ट किया था, वो फेल रहा, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये जो मिशन था सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो चांद पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चांद के सरफेस पर रोवर को, जो प्रज्ञान रोवर है, उसके रोविंग को डेमोन्स्ट्रेट करना और चांद के सरफेस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। मॉड्यूल्स की अगर बात करें, इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं। एक है लैंडर, एक है प्रपल्शन मॉड्यूल, एक है रोवर। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान एंड प्रपल्शन मॉड्यूल जिसकी लाइफ होगी 3 to 6 मंथ्स। चंद्रयान जो 1 था भारत का 2008 में गया था, जिसको PSLV C11 नाम के लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया। इसने भी काफी सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज की थी, जैसे कि पानी डिटेक्ट किया था, चांद के सरफेस पर हाइड्रोक्सिल डिटेक्ट किया था। और 2019 में हमने सेकेंड मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जो कि अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका लॉन्च व्हीकल था GSLV Mark 3 M1। अब बात करते हैं रशिया ने कब लैंडिंग की थी। जो यूएसएसआर था, इसने पहली बार लैंडिंग की थी 1966 में, जो सॉफ्ट लैंडिंग थी। लेकिन हार्ड लैंडिंग की अगर बात करें, हार्ड लैंडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेसक्राफ्ट का लूनर सरफेस पर इंपैक्ट होता है, वो 1959 में किया था यूएसएसआर ने ही। सॉफ्ट लैंडिंग हुई 1966 में, उसके कुछ महीने बाद ही 1966 में ही यूएसए ने सॉफ्ट लैंडिंग की। और यूएसए अकेला भारत पूरी दुनिया का ऐसा देश है जिसने 11 बार सॉफ्ट लैंडिंग की है और जिसने सबसे ज्यादा बार सॉफ्ट लैंडिंग की और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लैंड करवाए चांद पर। इसका अपोलो मिशन है, जो अपोलो 11 मिशन, उसके थ्रू चांद पर ह्यूमन बींग्स भेजे गए थे।
2013 में चाइना तीसरा नेशन बना चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान क्या बोलता है। तो भारत के संविधान में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 51 इंट्रोड्यूस किया गया, जो ये कहता है कि हर नागरिक की ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, ह्यूमैनिज्म डेवलप करे और अपने में एक इंक्वायरी की, एक रिफॉर्म की, क्यूरियोसिटी की स्पिरिट पैदा करे। तो ये हमारी ड्यूटी है हर सिटीजन की, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की। तो इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज है ऐसी, तो यस, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर अंडर आर्टिकल 51A। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तो हमने बात की चंद्रयान 3 की, जो कि भारत का मिशन था। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, वो जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर लुपेक्स जो है लॉन्च करेगी। ये भी चांद पर ही जाएगा। लुपेक्स की क्या फुल फॉर्म है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और ये माना जा रहा है कि ये 2025 में जो शेड्यूल्ड होगा, इसमें लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा। जो लैंडर है वो इसरो डेवलप करेगा और जो रोवर है वो जेक्सा यानी कि जापान की एजेंसी वो डेवलप करेगी। और इनका क्या मिशन का एम क्या है? चांद पर बेस एस्टैब्लिश करना और चांद पर पानी, आइस, सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, इन सभी की अवेलेबिलिटी। 2023 में ही आपको पता होगा कि लूना 25 भी रशिया ने भी लॉन्च किया था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव करने के लिए, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने के लिए लूना 25, लेकिन वो फेल हो गया था। तो रशिया, इंडिया के बिना और कौन कौन से देशों के चांद पर मिशन जाने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। इन दोनों मिशन के अलावा 4 और मिशन है जो 2023 में लाइन है। कौन कौन से? एक तो है CLPS जिसकी फुल फॉर्म है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, एंड सेकंड है लूनर ट्रेल ब्लेजर जो कि USA के हैं। जो CLPS इनिशिएटिव है ये नासा का है, US की जो स्पेस एजेंसी है, ये जो इनको ट्रेल ब्लेजर को और इसको CLPS को लॉन्च करने वाली है। मून मिशन में चाइना का लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, एंड जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम, ये भी है जो कि एक ऑर्बिटर और लैंडर मिशन है। इस साल एक और हमने फेलियर भी देखा, जो जापान का हाकुटो R लैंडर था जो फेल हो गया था मून पर लैंड करने वाले। और इसरो के अकॉर्डिंग जुलाई में अगर बात करें तो 6 एक्टिव लूनर ऑर्बिटर्स हैं अभी जो ऑर्बिट कर रहे हैं मून के वहां पर एटमॉस्फेयर में। और करंटली अकेला ऑपरेटिंग रोवर है चाइना का Yutu-2, जो कि रोवर है चाइना का Yutu-2, जो कि चाइना के चांगे या चेंग 4 जो इनका मिशन था उसके द्वारा रिलीज किया गया था। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले साल यानी कि 2024 में इजराइल का बेयर शीट मिशन और USA का वाइपर मिशन जिसकी फुल फॉर्म है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, और चाइना का क्लेप यानी कि चाइना से लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चेंग 6 एंड हाकुटो 2 ये भी लॉन्च होने के लिए एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो सभी के नाम को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसरो के आदित्य L1 मिशन की, जो कि 2 सितंबर को रिलीज होने के लिए रेडी है। आदित्य L1 भारत का फर्स्ट सोलर मिशन है जो कि सन के जो सोलर एमिशंस है, फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, सोलर विंड्स है, फ्लेयर्स हैं, और जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उनको स्टडी करेगा और राउंड द क्लॉक इमेजिंग करेगा, सन की इमेजिंग करेगा राउंड द क्लॉक। ये जो है L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट है, जिस पॉइंट पर जो स्पेसक्राफ्ट है वो कंटिन्यूसली सन को देखेगा, चाहे कोई भी एक्लिप्स हो, कोई भी चीज उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं जिसमें VELC, सूट, सोलेक्स, एस्पेक्स, हिलियोस, पेपा ये है। और इसके बाद 7th है एडवांस्ड ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो ये जो है 7 पेलोड्स है आदित्य L1 में। अभी मैंने आपको बताया L1 क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट 1 जो कि इट इज वन ऑफ 5 पॉइंट्स जो कि सन अर्थ सिस्टम के ऑर्बिटल प्लेन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन है जो कि सन को स्टडी करेगा। यहाँ पर आप लेयर्स देख सकते हो, ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि कोरोना है, इसके बाद ये है क्रोमोस्फीयर, देन है फोटोस्फीयर, उसके बाद ये कन्वेक्शन जोन है, ये रेडिएटिव जोन है, और ये सन की कोर है।
तो ये क्या करेगा, जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर, कोरोना है, इनको स्टडी करेगा। नेक्स्ट एक और मिशन जो इंडिया का भी इसकी न्यूज में है वो है गगनयान, जो कि भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, यानी कि जिसमें ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। 3 मेंबर्स भेजे जाएंगे 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिन के मिशन में, और उनको सेफली अर्थ पर बैक लेके वापस लाया जाएगा। गगनयान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले भारत एक तो अनमैन्ड मिशन भेज रहा है सो दैट टेस्टिंग वगैरह की जाए, और सेकंड एक मिशन है जिसमें एक फीमेल रोबोट को भेजेगा। इनके सक्सेसफुल होने के बाद गगनयान में 3 लोगों को भेजा जाएगा, और ये जो मिशन है या तो 2023 के एंड में या फिर 2024 के स्टार्टिंग में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं निसार की। निसार नासा और इसरो का एक कोलैबोरेटिव एक मिशन है जो कि दोनों डेवलप कर रहे हैं। निसार क्या करेगा, पूरे ग्लोब को 12 दिन में मैपिंग कर देगा। 12 दिन में पूरे ग्लोब की मैपिंग कर देगा। अर्थ के इकोसिस्टम को स्टडी करेगा, आइस मास को, वेजिटेशन बायोमास को, सी लेवल राइज को, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हैजार्ड्स, इन सभी चीजों को स्टडी करेगा। तो ये सभी मिशंस काफी इंपॉर्टेंट है इस मंथ के, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत एनसीएपी की, जिसकी क्या फुल फॉर्म है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये क्या है, ये एक यूएन का प्रोजेक्ट है, ग्लोबल एनसीएपी, उसी के चरणों कदम पर बनाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, कार सेफ्टी के लिए एक प्रोग्राम, एक प्रोटोकॉल डेवलप किए जाएंगे। अक्टूबर में सभी कार मैन्युफैक्चरर्स जो कि वॉलंटियर करना चाहते हैं, अपने मॉडल्स की टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, उनको जो है इनवाइट किया जाएगा। उनकी गाड़ियों के मॉडल्स की टेस्टिंग की जाएगी। 3 पैरामीटर्स पर टेस्टिंग होगी। एक तो होगा अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, जो उस गाड़ी में अडल्ट होंगे उनकी प्रोटेक्शन के बारे में। सेकंड है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। थर्ड है सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज जो कि गाड़ी में प्रेजेंट है, और इनके लिए इनके बेसिस पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। 1 to 5 स्टार दिया जाएगा गाड़ी के मॉडल को। कौन सी गाड़ी एलिजिबल होगी, जिसका मैक्सिमम वेट 3500 किलो तक होगा और जिसमें 8 सीट मैक्सिमम होगी प्लस एक ड्राइवर की जो सीट है। तो इस मॉडल के बेस्ड क्या किया जाएगा, गाड़ियों की जो सेफ्टी को देखते हुए एक प्रोटोकॉल से डेवलप किए जाएंगे जिसको हम असेस कर सकते हैं। टेस्टिंग के टाइम पे गाड़ियों को जैसे अलग अलग स्पीड्स पर उनको क्रैश करवाया जाएगा। तो ये इनका भारत एनसीएपी का एम है। आगे बात करते हैं यूसीसी की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। काफी टाइम से न्यूज में था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लॉज की ऐसी कलेक्शन है जो कि सभी पर सेम लागू होगी, चाहे आप किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो जो यूसीसी है, जो लॉज है, वो आप पर सेम इम्प्लीमेंट होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या होता है करंटली, जैसे सपोज कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जो भी अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनके मैरिज लॉज हैं, डिवोर्स लॉज हैं, अडॉप्शन लॉज हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन यूसीसी क्या करेगा, सभी पे सेम लॉज इंप्लीमेंट करेगा। और जो यूसीसी है ये डीपीएसपी का आर्टिकल 44 के अंडर है भारत के संविधान में। ये क्या कहता है कि स्टेट शैल एंडेवियर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन A uniform civil code throughout the territory of India। भारत के पूरी टेरिटरी में सभी नागरिकों पर सेम लॉज इंप्लीमेंट हो, तो ये है यूसीसी। आगे बात करते हैं, रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने कुछ चीजें लॉन्च की है, जिसमें से एक लोटस की वैरायटी है नमो 108, और ये उन्होंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक गिफ्ट की तरह जो है प्रेजेंट किया है। ये जो है नमो 108 ये एक लोटस की वैरायटी है जिसकी 108 पेटल्स हैं, और ये काफी टाइम पहले मणिपुर में डिस्कवरी की गई थी, और उसके बाद ये सीएसआईआर का नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहां पर इस पे काफी रिसर्च वगैरह की गई। तो इसमें इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस जो है लोटस फ्लावर की वो भी कंसीडर की गई है। और 108 क्या है कि उसकी कितनी पेटल्स हैं, तो इस पे इसी के बेसिस पर इसको नाम दिया गया है। इनफैक्ट इस पे ये भी देखा गया है कि ये इसकी फाइबर क्वालिटी जो है काफी अच्छी है, तो ये चीजें इसी वजह से न्यूज में थी। इसके अलावा जो सीएसआईआर एनबीआरआई ये भी बोल रहे हैं कि वो एक लोटस मिशन इनिशिएट करेंगे एक हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर, सो दैट 108 नमो फ्लावर्स जो हैं वो और ज्यादा भारत के अलग अलग हिस्सों में उसकी कल्टीवेशन की जाए।
इसके अलावा उन्होंने ये यहाँ पर वही चीजें मेंशन्ड है जो मैंने आपको अभी बताई है। इसके अलावा उन्होंने एक एलोवेरा की वैरायटी भी जो है लॉन्च की है जिसका नाम है NBRI निहार, जो कि नॉर्मल एलोवेरा से 2.5 गुना ज्यादा जेल की यील्ड होती है। ये है एलोवेरा। इनके अलावा उन्होंने एक CSIR प्राइमा 8011 भी लॉन्च किया है जो कि एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है और ये भारत में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, डेवलप हुआ है। पहला इंडिजिनियस ई ट्रैक्टर है जो कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर वालों ने डेवलप किया है। तो ये जो है एक थीम बेस्ड उनका कैंपेन है 1 वीक 1 लैब, वो सेलिब्रेट वो करेंगे 11 to 15 सितंबर 2023 में। और उसी टाइम पे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है उनको अपने प्रोडक्ट्स का रिसर्च, टेक्नोलॉजी सब चीजें दिखाएंगे। इसकी पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं उल्लास की। सो रिसेंटली अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के इनॉग्रेशन के टाइम हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्लोगन और लोगो अनवील किया है जिसका नाम है जन जन साक्षर, और एक मोबाइल एप्लीकेशन की है उल्लास जिसका क्या फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। सभी के लिए, सोसाइटी के सभी लोगों के लिए जो है उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये जो है इसका नाम है पूरे ये जो मिशन का। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि फंक्शनल लिटरेसी को प्रमोट करेगी, वोकेशनल स्किल्स को करेगी, लाइफ लाइक स्किल्स होंगी जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, इन सभी को प्रमोट करेगी। आगे बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि जो भी ज्यादा पब्लिक है, जो मासेस है, उनको उनके पास पहुंचा जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा कि जो भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, स्कूल्स है, वहां पर जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो भी वहां पर लोग मौजूद हैं, वहां पर पढ़ते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। अगर वो ड्रग्स में इंडल्ज हैं उनकी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होंगे सो दैट उनको ड्रग्स से बाहर निकाला जाए और ड्रग्स की जो यूसेज है, जो उनकी कंजप्शन है, उसको कम किया जाए। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इम्प्लीमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। इसका एम क्या है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो किसी भी एज रिलेटेड बीमारी से या डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं या भी सफर कर रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, लाइव लिविंग असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई डिसेबल है, उनको चलने में दिक्कत है, तो उनको व्हील चेयर दे दी जाएगी। मान लो कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कि लिविंग डिवाइसेस उनको देकर उनकी जो बॉडी है ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगी, तो वो चीजें, डिवाइसेस उनको अवेल करवाई जाएंगी। तो ये है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली 508 अमृत भारत स्टेशन की रीडेवलपमेंट को लॉन्च किया है। अलग अलग स्टेट्स में है, 27 स्टेट्स और यूटीज है इसमें, जिसमें यूपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटका, ये सभी स्टेट्स है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, 6 स्टोरी 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी, जो भी रेलवे स्टेशन होगा उसके पश्चिम की साइड में, और जो उसकी पूर्वी साइड होगी, ईस्टर्न डायरेक्शन होगी, वहां पर 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। लोगों को काफी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, फुट ओवर ब्रिज हो गए, लिफ्ट हो गई, एस्केलेटर्स हो गए, वेटिंग रूम्स हो गए, तो ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निराक्षी की। इंडिया ने रिसेंटली निराक्षी लॉन्च किया है, जो कि एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है माइन डिटेक्शन के लिए। निराक्षी का मतलब ही होता है आईज इन द वाटर। ये क्या करेगा, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड ये अभी ट्रायल लेंगे, उसके बाद इसको कमर्शियल लॉन्च किया जाएगा। ये गार्डन रिसर्च, शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग एंड एमएसएमई एंटिटी एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में कोलैबोरेशन है। ये क्या करेगी, पानी में जाकर जो साइंटिस्ट है, जो माइन डिटेक्टर्स है, उनको हेल्प करेगी कि वो जो माइन्स है उनको इजिली डिटेक्ट कर सके, ढूंढ सके उसको। आगे बात करते हैं नया सवेरा की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इम्प्लीमेंट की है, जिसको फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम भी बोला जाता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है,
जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसी, इनके स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देनी सो दैट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके। आगे बात करते हैं, रिसेंटली सेंट्रल वाटर कमीशन एक फ्लड फोरकास्ट ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है फ्लड वॉच। ये क्या करेगी कि जो अलग अलग उनके पॉइंट्स हैं जो सेंट्रल वाटर कमीशन के, वहां पर चांसेस देखेगी कि बाढ़ के कितने चांसेस हैं कि वहां पर बाढ़ आ सकती है। तो उसी के बेसिस पर अलग अलग कलर के सर्कल्स बनाए जाएंगे। अगर ग्रीन कलर होगा तो नॉर्मल है, येलो होगा अबव नॉर्मल है, ऑरेंज क्या है कि काफी सीवियर है, और रेड तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम है। तो ऐसे कलर कोडिंग की जाएगी सो दैट लोगों को बचाया जा सके, जो नुकसान है वो कम किया जा सके, डेंजर लेवल के बारे में वार्निंग दी जाएगी लोगों को। तो ये है फ्लड वॉच ऐप जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च की है। आगे बात करते हैं, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने रिसेंटली एक वॉरशिप लॉन्च की है जिसका नाम है विंध्यगिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17 अल्फा का पार्ट है। इसमें जो है टोटल 6 शिप हैं जो कि किसने बनाई है, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने, वहां पर उन्होंने लॉन्च की है। विंध्यगिरी फ्रिगेट का नाम कर्नाटका में जो माउंटेन रेंज है विंध्यगिरी, उसी के नाम पर रखा गया, जिसकी आप पिक्चर भी देख सकते हो। और इसके अलावा जो पहले 5 हैं उनके क्या नाम है, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी एंड विंध्यगिरी। ये 6 है अभी, तो ये लॉन्च की गई है। आगे बात करते हैं पीएम ई बस सेवा स्कीम की, जिसके अंदर 169 सिटीज में भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो लॉन्च की जाएंगी। और इसमें क्या होगा कि जो पीएम ई बस स्कीम है ये नेक्स्ट कुछ सालों के लिए, अराउंड 5 इयर्स के लिए, जो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर अलग अलग शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च करेंगे सो दैट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको सस्टेनेबल बनाया जाए। और जो बस ऑपरेशन उनको 10 सालों के लिए सपोर्ट भी करेगी। और ये जो 2 सेगमेंट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 169 सिटीज में 10,000 ई बसेस और 181 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंडर। आगे बात करते हैं विश्वकर्मा स्कीम की, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन लॉन्च की है। इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, गुरु शिष्य परंपरा को जो है प्रमोट किया जाएगा। ये जो स्कीम है 2023 से लेकर 2028 तक चलेगी, जिसके लिए 13,000 करोड़ का बजट जो है अप्रूव किया गया है। इस स्कीम में जो भी ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, कौन कौन से, कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मर, इसके अलावा ब्लैक स्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पोटर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, मेसन, बास्केट और मैट और ब्रूम मेकर, क्वायर वीवर, ट्रेडिशनल डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, ये सभी 18 ये ट्रेड्स हैं जहां पर जो आर्टिसंस हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको एक सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा उनको क्रेडिट सपोर्ट भी दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख तक, दूसरे फेज में 2 लाख तक। उनको एक 5% के कंसेशनल इंटरेस्ट पर ये पैसा दिया जाएगा। जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उस टाइम पे भी उनको डेली का 500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। और इसमें 30 लाख फैमिलीज कवर की जाएंगी आगे आने वाले 5 सालों में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की 9th मीटिंग की, जो कि रिसेंटली उदयपुर में हुई है। इसका थीम क्या था, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को पहले एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जो कि गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स में को सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स है यूके के लंदन में। ये जो एसोसिएशन है इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ की, जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सके, उनको एंगेज किया जा सके। जो कॉमनवेल्थ नेशंस कौन सी है, वो 56 देश जो कि पहले ब्रिटिश के द्वारा कॉलोनीज बनाई गई थी, ब्रिटिश के द्वारा जिसपे राज किया गया था, तो उनका एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। आगे बात करते हैं, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर खोलेंगे। कहां पर, दिल्ली में।
इससे पहले आपको पता होगा कि एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए सेंटर जो है गुजरात के गांधीनगर में अनाउंस किया गया था WHO के द्वारा, उसी के लाइन पर ये बनाया गया है और WHO का भी इसमें हेल्प लिया जाएगा। ये जो सेंटर है इसमें ऐसे रिसर्च वगैरह की जाएगी कि आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम कर सकें, क्लाइमेट चेंज के जो अभी चेंजेस हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को कम कर सके, क्वालिटी लाइफ लोगों को प्रोवाइड की जाए, लीडरशिप प्रोवाइड की जाए इसमें, तो ये इसका एम है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट अंबर की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है, इन कोलैबोरेशन विद जनरेशन इंडिया फाउंडेशन, अमेजन वेब सर्विसेज प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, जो कि क्लाउड स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। जो इसके अंबर प्रोजेक्ट के अंदर 1500 लोग हैं। अंबर के फुल फॉर्म क्या है? एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, यानी कि जो इंडस्ट्रीज को जो इनकी डिमांड है उसको मीट करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लोगों को ट्रेन किया जाएगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 30,000 जो लोग हैं यूथ है ट्रेन किया जाएगा, जिसमें से 50% महिला होंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है, आपको पता होगा कि अभी करंटली 2023 की जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, और भारत ने अभी जो B20 की प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील को हैंड ओवर कर दी है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि 2024 के लिए, क्योंकि ब्राजील जो है वो G20 को होस्ट करेगा 2024 में। B20 इंडिया चेयर एन चंद्रशेखरन जी के अकॉर्डिंग इंडिया की जो B20 प्रेसिडेंसी है G20 प्रेसिडेंसी के अंदर, उसका ये थीम था वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स की 15 समिट की, जो कि रिसेंटली साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं पर गए हुए थे। ब्रिक्स के कौन कौन से मेंबर्स हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी फर्स्ट समिट हुई थी 2009 में रशिया में, और 2022 में इसकी समिट हुई थी चाइना में। ब्रिक टर्म की जो स्थापना थी, कॉइन टर्म किसने किया था? एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, और साउथ अफ्रीका ने जब 2010 में इसको ज्वाइन किया ब्रिक को, तो ये ब्रिक्स बन गया। तो ये इसकी पिक्चर है। तो 15th ब्रिक्स के समिट के टाइम ब्रिक्स की कंट्रीज के एजुकेशन मिनिस्टर्स ने एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम को लॉन्च करने का डिसाइड किया है, जिसके बेस्ड जो रैंकिंग की जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। ब्रिक्स ने और देशों को भी जो है इनवाइट किया है, एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग बनने का जो है ये टेंडेंसी जा रही है। कौन कौन से 6 देश हैं जिनको इनवाइट किया गया है? एक तो है UAE, और दूसरा है अर्जेंटीना, फिर है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, और इनको इनवाइट किया गया है कि वो 1 जनवरी 2024 से फुल मेंबर बन सकते हैं ब्रिक्स के। और ब्रिक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है चाइना के शंघाई में। ब्रिक्स की समिट के टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बिदरी वर्क पेयर, एक सुराही का, ये जो सुराही का एक पेयर गिफ्ट किया था, जहां पर बिदरी वर्क किया गया है। ये जो काम देख सकते हैं आर्ट वर्क, ये जो है इसका अगर हिस्ट्री आप ट्रेस करो तो ईरान की जो है कल्चर से ये इंस्पायर्ड है, लेकिन भारत में ये कर्नाटका के बिदार रीजन में ओरिजिनेट हुआ था, और अब ये तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी ट्रेवल कर चुका है। इसके अलावा जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं उनको मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग दी थी, जो कि मध्य प्रदेश की गोंड जो कबीला है वो बनाते हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग होती है। इनके अलावा जो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट लेडी होती है जो वहां के प्रेसिडेंट की वाइफ है, उनको नागालैंड का एक शॉल गिफ्ट किया गया था, जो कि वहां की ट्राइब्स का एक बहुत ही यूनिक डेमोन्स्ट्रेशन है। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक्स यूज की जाती है। जो नागालैंड है इसके कुछ ट्राइब्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अंगमी, आओ, चकसांग, चांग, कचरी, उसके बाद है कोन्याक, कुकी, खियाम न्यूंगन, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, तिखिर, यिमक्यूइंग, संगटम, सुमी एंड येलियांग। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ग्रीस गए थे, ग्रीस पर विजिट की उन्होंने, और पिछले 40 साल से पहले इंडिया के लीडर थे जो ग्रीस गए हैं, उन्होंने अपने ग्रीस के लीडर को, अपने काउंटर पार्ट को डोकरा आर्टवर्क गिफ्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोकरा आर्टवर्क की एक एग्जाम्पल है, जो कि छत्तीसगढ़ में से अपने रूट्स जो है करती है। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो इंडस वैली
सिविलाइजेशन में जो डांसिंग गर्ल मिली थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पन एक्सकेवेशन में, वो भी डोकरा आर्टवर्क का ही एक एग्जांपल था। प्रधानमंत्री जी ने ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के वाइफ को, उनके स्पाउस को मेघालय का एक शॉल भी गिफ्ट किया है, जो कि मेघालय की खासी और जयंतीय कम्युनिटी के रॉयलिटी को, उनकी पावर और स्टेटस को जो है उनका सिंबल है। यहाँ पर आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली मीटा ने, जो फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने कनाडा का एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है टू द न्यूज रिपोर्ट्स। क्यों? क्योंकि कनाडा में एक लॉ पास किया गया था, कनाडा's ऑनलाइन न्यूज एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर जो ऑनलाइन न्यूज एक्ट था ये चाहता था कि अगर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल, मीटा, इनको नेगोशिएट करना पड़ेगा, एक समझौता करना पड़ेगा कैनेडियन न्यूज बिजनेसेस के साथ, सो दैट वो उनका कंटेंट यूज कर सके। तो गूगल और मीडिया जो है उनको एक कंपनसेशन एग्रीमेंट करना पड़ना था वहां के ऑथराइज्ड न्यूज पब्लिशर्स के साथ गवर्नमेंट ओवरसाइट के अंडर। तो मीडिया ने कनाडा का एक्सेस ही जो है ब्लॉक कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, श्रीलंका पहली बार अपना फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल होस्ट करने वाला है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करेगी, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर और एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करके। इसका एम क्या है कि कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाएगा, जो भी कल्चर हेरिटेज है इंडिया और श्रीलंका का, उसको सिग्निफिकेंट एक मोमेंट मार्क किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा देश है और कौन से स्टेट का कल्चरल फेस्टिवल है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली भूटान ने अनाउंस किया है कि उन्होंने रूबेला नाम की बीमारी को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। रूबेला एक बहुत ही माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, कंटेजियस इन्फेक्शन है, जो कि मोस्टली बच्चों में और यंग अडल्ट्स में होती है। इसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे चेचक होता है उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। और ये रूबेला वायरस की वजह से होता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। एक डीएनए होता है जो कि ऐसे डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, लेकिन जो रूबेला है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। आगे हम बात करते हैं लूना 25 की, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि लूना 25 रशिया की एक स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने लॉन्च किया था, जो कि रिसेंटली फेल हो गया और चंद्रयान 3 के पैरेलल ही ये जा रहा था। ये भी कोशिश कर रहे थे कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करके रिकॉर्ड बना दिया जाए, लेकिन ये फेल जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया और भारत का ये रिकॉर्ड बन गया। भारत पहला देश बन गया चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला। आगे बात करते हैं, इथियोपिया ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। तो एक्चुअल में क्या इशू क्या है, वहां की एक कम्युनिटी है, फानो नाम की एक एथनिक मिलिशिया है, जिसके अगेंस्ट, जो कि वहां की नेशनल आर्मी के अगेंस्ट काम करती है। ये एक लोकल एथनिक मिलिशिया है, जिसके एफर्ट्स को खत्म करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि इसको सप्रेस करने के लिए, वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहां पर इमरजेंसी की स्टेट डिक्लेयर की है। इथियोपियन गवर्नमेंट ने ये देखा है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है अम्हारा रीजन, ये फानो ग्रुप जो कि इथियोपिया के अम्हारा रीजन में है, ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के लिए काफी खतरा है, तो उनको सप्रेस करना काफी जरूरी है। तो ये फानो है, कहाँ से बिलोंग करती है, इथियोपिया से, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इराक की। इराक ने रिसेंटली ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया। ट्रैकोमा क्या है, एक आई इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि आईज को अफेक्ट करती है। ये बैक्टीरियम क्लामिडिया ट्रैकोमेटिस के नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये जो इन्फेक्शन है, जो हमारी आईलिड्स होती हैं उनको रफ कर देती है, उनके इनर सरफेस को। तो ये जो बीमारी है, अब इराक ने बोला है कि अब एलिमिनेट हो गई है, WHO ने अनाउंस कर दिया है। ये वर्ल्ड की लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज है, जो कि ब्लाइंडनेस जो है, लोगों को ब्लाइंड कर देती है, काफी उसका मेजर कॉज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं माउई आइलैंड्स की। माउई आइलैंड हवाई आइलैंड्स के पास, आप यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हो। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि वहां पर जो है वाइल्ड फायर्स हुई थी, काफी आप बोल सकते हो मेजर लेवल की, इसमें काफी लोगों की जान भी गई। ये हवाई का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी, ये है यूएसए के अंदर आते हैं हवाई, इसी के पास है। इसका जूम इन व्यू मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं चुपादी नाम की एक ट्रेडिशन की, जो कि नेपाल में फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वमेन है
या जो गर्ल्स हैं जब वो अपने पीरियड्स में होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में, और अगर वो बच्चे को जन्म देती हैं उसके कुछ टाइम बाद तक उनको अनप्योर अनटचेबल की इनको छूना नहीं है, ये अशुद्ध है वो माना जाता है। और उनको बहुत ही ऐसी हट्स में रुकवाया जाता है जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई वेंटिलेशन नहीं होती, तो उतने दिन इनको यहाँ पर रहना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग है। कोई यहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती, या तो इनको ऐसे हट्स में रखा जाता है या फिर जो जानवरों के तबेले होते हैं वहां पर इनको रखा जाता है। आगे बात करते हैं फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट की, जो कि जापान में है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में 2011 में एक सुनामी और अर्थक्वेक की वजह से काफी जो पावर स्टेशन का नॉकआउट हुआ था, तो अभी जापान ने बोला है कि 12 साल हो गई है उस चीज को, तो हम फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी को रिलीज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन चाइना, मकाऊ, हांगकांग जैसे देश काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इससे क्या है, काफी खतरा हो सकता है जो पॉपुलेशन है उनको। और जो चाइना है उन्होंने तो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, फूड शिपमेंट भी इनकी रोक दी है। जो हांगकांग और मकाऊ है उन्होंने भी जो जापान के एक्वेटिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगा दिया गया है 10 रीजन्स में। तो ये ध्यान रखना है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? जापान में। आगे बात करते हैं मैत्री सेतु की, जो कि फेनी नदी पर है, जो कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है। मैत्री सेतु जो है फेनी नदी पर बनाया गया, जो इंडिया की जो बाउंड्री है त्रिपुरा में और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है त्रिपुरा में, वहां पर फ्लो करती है उसके बीच में। मैत्री सेतु का मतलब ही यही है कि बाइलेटरल रिलेशंस और फ्रेंडली टाइज। फेनी नदी आप यहाँ पर देख भी सकते हो, दिखाया गया है ब्लू कलर की, जो ये है ये फेनी नदी है, और जो रेड कलर से ये क्या है, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। फेनी नदी की अगर बात करें, ये साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये सबरूम टाउन से होकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डिस्चार्ज करती है। इसके ये 116 किलोमीटर की लेंथ की है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि है मुहूरी नदी, रायदक नदी, चांदखीरा नदी, रियांग नदी और कुशियारा नदी। तो ये आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं सुलीना चैनल की। रशिया ने रिसेंटली सुलीना चैनल पर हमला किया है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक डील थी जो कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस और टर्की के द्वारा ब्रोकर की गई थी कि जो यूक्रेन का जो अनाज है उसको एक पोर्ट के द्वारा, ब्लैक सी के पोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन रशिया वो डील से बाहर आ गया। तो रशिया अभी जो है डेन्यूब नदी का, एक डेन्यूब नदी पर सुलीना चैनल है, वहां से जो यूक्रेन है अपने ग्रेन को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन रशिया ने इस पर भी हमला कर दिया है। तो ये न्यूज में था। ये सुलीना है और ये सुलीना चैनल है। सुलीना क्या है? जो डेन्यूब नदी है, जो कि काफी फेमस नदी है यूरोप की, उसको फैसिलिटेट करता है डेन्यूब नदी को ब्लैक सी में पानी को डिस्चार्ज करने के लिए। डेन्यूब यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट नॉन रशियन, यानी कि सबसे लंबी नदी जो रशिया में नहीं जाती, ऐसी नदी है जो कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और ये बहकर उसके बाद ब्लैक सी में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना ट्रिटोन आइलैंड जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां पर एयर स्ट्रिप बना रहा है। ये जो आइलैंड है ये पैरासल ग्रुप में है। ये जो एरिया है चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में डिस्प्यूटेड है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। पैरासल आइलैंड है, यहीं पे ट्रिटन आइलैंड है, ये साउथ चाइना सी में है। और ये चाइना, वियतनाम और ताइवान, इन तीनों में जो डिस्प्यूटेड रीजन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई रीजन न्यूज में था और इसका क्या कंटेक्स्ट है। आगे बात करते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड त्रिनिडाद एंड टोबैगो ने एमओयू साइन किया है किस फील्ड में, कि वो जो इंडिया स्टैक है उसको शेयर करेंगे। इंडिया स्टैक क्या है? ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि यूनिफाइड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं, जिसके अंडर जो इंडिया की आबादी है उसको डिजिटल एज के अंदर लाया जाएगा। तो ये जो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इसकी सबसे पहले तो आप लोकेशन देख लीजिए। ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है। ये है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। यहाँ पर जूम इन व्यू देख सकते हैं। ये कैरेबियन सी है, ये अटलांटिक ओशन है, ये टोबैगो है। तो इनके साथ यही एमओयू हुआ है कि जो डिजिटल फील्ड है, डिजिटल एज है, उसके फील्ड में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो एक्सचेंज करी जाएंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी
और इनके साथ साथ कुछ और देश है वो भी इंडिया के साथ अभी एमओयू साइन करने के एडवांस स्टेज में, जैसे कि मॉरिशस हो गया, सऊदी अरेबिया। और अभी आपको काफी टाइम पहले हमने डिस्कस भी किया था कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इंडिया की यूपीआई भी एक्सेप्ट की गई है, जैसे कि फ्रांस, यूएई, सिंगापुर एंड श्रीलंका। आगे बात करते हैं, इंडिया ने रिसेंटली यूएई को ऑयल पेमेंट की है अपनी करेंसी में, यानी कि डॉलर्स ना यूज करके इंडियन रूपी में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऑयल के बदले में पेमेंट की है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इंडिया ने कौन से देश को अपनी पेमेंट में पहली बार पेमेंट की है क्रूड ऑयल के लिए, यूएई को, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता होगा भारत के जो जन औषधि केंद्र है, यहाँ पर क्या किया जाता है, लोगों को सस्ती दवाइयां मिलती हैं। जो दवाइयां मार्केट में महंगी है वो बहुत सस्ते रेट में 10, 15, 20 रुपए में, 100 रुपए में लोगों को अवेल करवाई जाती है। तो रिसेंटली इंडोनेशिया के जो लीडर थे वो भारत के विजिट पर थे और उन्होंने बोला है कि हम भी इंडिया के जैसे जो इंडिया के जन औषधि केंद्र है, ये वाला मॉडल हम अपने देश में भी जो अपनाएंगे, इसी के जैसे अपने देश में भी ऐसे मॉडल बनाएंगे। अब बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहले है जीआई टैग। तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उस प्रोडक्ट को उस नाम से बाहर का जो एरिया है वो नहीं मार्केट कर सकता, सेल कर सकता। ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पर जो प्रोडक्ट होता है उसको मिलता है, उसकी ज्योग्राफी को देखते हुए। तो रिसेंटली राजौरी का जो चिकरी वुड क्राफ्ट है और अनंतनाग का, तो सबसे पहले तो राजौरी की चिकरी वुड क्राफ्ट, राजौरी की जो चिकरी वुड है जिसकी कुछ प्रोडक्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसको क्यों मिला है? क्योंकि ये बहुत ही एक सुंदर कलर की, पेल कलर जैसे शहद का रंग होता है वैसे कलर की फाइन ग्रेन्ड सॉफ्ट वुड है, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू का, उसके हिल रेंजेस में, उसकी पहाड़ियों में पाई जाती है। ये जो है इसकी बहुत ही सुंदर इंट्रिकेट कार्विंग की जाती है, डिटेलिंग की जाती है। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो इनकी। और जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसके मुश्क बुर्जी राइस है जो कि अपनी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। इसकी भी पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा राजस्थान, यूपी और गोवा के भी कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, वो देखते हैं। तो 7 प्रोडक्ट है जिसमें से 4 प्रोडक्ट राजस्थान के हैं, जिसमें जालेसर धातु शिल्प है, मेटल क्राफ्ट है गोवा की, एक मनपुराड मैंगो है गोवा की, बेबिनका है, उदयपुर की कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट है, बीकानेर की कशीदाकारी क्राफ्ट है, जोधपुर की बंदेज क्राफ्ट है, बीकानेर की उस्तकला क्राफ्ट है, जिनको टैग मिला है। जो गोवा का मंकुराद मैंगो है, इनके बारे में ऑल गोवा मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन ने जो है एप्लीकेशन फाइल की थी। गोवन बेबिनका क्या है? ये ऑल गोवा बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स ने की थी। एक टाइप की पुडिंग है, ट्रेडिशनल इंडो पोर्टुगीज डेजर्ट है, मीठा है, जिसको क्वीन ऑफ गोवन डेजर्ट भी बोला जाता है। जालेसर में, जो कि यूपी के इटार डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर एक जो जालेसर धातु शिल्प है, मेटल क्राफ्ट है, उसको जीआई टैग मिला है, जो कि ब्रासवेयर वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती है। राजस्थान से उदयपुर का कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट है। इनके साथ साथ और कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो बीकानेर के कशीदकारी क्राफ्ट है, जो कि ऐसे मैरिज के टाइम पे जो ऑब्जेक्ट दिए, जब चीजें दी जाती हैं उनके साथ एसोसिएटेड है। जोधपुर की बंदेज क्राफ्ट है, जो कि टाई डाई वाली कार्ड है। इसके अलावा बीकानेर की उस्तकला क्राफ्ट है, जिसको गोल्ड नकाशी वर्क या गोल्ड मनौती वर्क भी बोला जाता है। तो ये हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये यहाँ पर मैं और डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट्स को दिया जाता है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह प्रोटेक्ट होते हैं, और ये WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स के अंदर दिया जाता है। एक बार किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो 10 साल के लिए वैलिड होता है। आगे बात करते हैं तमिलनाडु के प्रोडक्ट्स की जिनको जीआई टैग मिला है। उनमें से एक है जदेरी नमकट्टी, जो कि क्ले की एक स्टिक्स है, जिन व्हाइट कलर की, फिंगर लाइक जो अपनी उंगलियां होती है वैसी शेप की, काफी स्मूथ टेक्सचर होता है, जो कि वहां की नम्माकट्टी है जदेरी तिरुमान उन्होंने बनाई थी। इसके अलावा एक साड़ी है चेदी बुट्टा साड़ी, जो कि सिल्क और कॉटन के मिक्स फैब्रिक से बनाई जाती है, जिन पर प्लांट्स और फ्लावर के मोटिव लगाए जाते हैं पल्लू पर।
कन्याकुमारी की मट्टी बनाना है जो कि अपनी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ही हाई, उनकी तेज खुशबू होती है, काफी मीठा होता है, वो स्वीट होता है लेकिन सब एसिड फ्लेवर होता है, उसके लिए जानी जाती है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मिलता है। इसके अलावा असम के चोकुवा राइस, एक जिनको मैजिक राइस भी बोला जाता है, उनको भी जीआई टैग मिला है, जो कि असम के कलनरी हेरिटेज का पार्ट है। ये उनकी अहोम डायनेस्टी का काफी एक स्टेपल फूड है, बहुत ही यूनिक और हेल्दी राइस है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी एरिया में डेल्टा में वहां पर इसकी जो खेती की जाती है। ये सेमी ग्लूटिनियस विंटर राइस है, जिनको साली राइस भी बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको कोमल चौल या फिर सॉफ्ट राइस भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली जो न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 जो रिलीज किया गया है, उसमें पंजाब टॉप स्टेट एमर्ज हुआ है। राइट टू प्रोटीन कैंपेन हुआ था, जिन्होंने न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स रिलीज किया, जहां पर स्टेट वाइज इंडेक्स ने क्या असेस किया, अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी की कितनी वहां के लोगों को न्यूट्रिशन अवेलेबल है। तो इसमें पंजाब ने टॉप किया, उसके बाद बिहार था, वो सबसे नीचे है, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। और इसके अलावा पंजाब के अलावा जो टॉप रैंक स्टेट्स हैं वो है कर्नाटका, दिल्ली, उत्तराखंड, असम, और जो नीचे है, जो बॉटम रैंक है, वो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और अभी मैंने आपको बताया बिहार। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत वृक्ष आंदोलन की, जो कि असम की गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। एक ही दिन में 1 करोड़ जो पौधे हैं वो वहां पर उगाएगी, प्लांट करेगी। तो ये क्या है, उनकी एक फाइट है अगेंस्ट द ग्लोबल वार्मिंग। जो भी इंडिविजुअल अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप पर रजिस्टर करेंगे और अपनी फोटो, जियो टैग्ड फोटोग्राफ एक प्लांट सैपलिंग के साथ लगाएंगे, उनको 100 रुपए का अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस की, जो कि इंडिया में होने वाली है, और ये इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेगी भारत के कर्नाटका के बेंगलुरु में। और इसका थीम क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। आगे बात करते हैं, अमेज़न ने पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है श्रीनगर के डल लेक में। इसमें क्या होगा, ये हाउस बोट में स्टोर खोला जाएगा और जो कस्टमर्स है श्रीनगर में उनको डिलीवरीज अमेज़न प्रोवाइड करेगा। ये इनका एक लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम है, आई हैव स्पेस, उसी का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ने अभी भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल्स को इनॉग्रेट किया। तो अगर क्वेश्चन आता है उन्मेषा और उत्कर्ष कौन से स्टेट से है, मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं। तो ये जो है इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है उन्मेष, जो कि एशिया का लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन है। और जो कल्चर डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य अकेडमी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, उनके साथ मिलकर ये 3 से लेकर 5 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया था। आगे है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक चैटबॉट जो है इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है जस्ट आस्क। इसका गोल क्या है, लोगों को सही और इजीली इंफॉर्मेशन देना रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, सेक्सुअल एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, जो कि बेसिकली एडोलेसेंट्स और यंग अडल्ट्स को टारगेट करेगी। आगे है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु में होगी। और ये पहली भारत की सिटी बनेगी जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को ज्वाइन करेगी। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है नियरली 40 शहरों का, जो कि अपने शहरों के पॉलिसी मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म देती है कि वो अपनी रिसर्च, इंटेलिजेंस, वाइटल रोल जो कल्चर का, उनको शेयर कर सके। नेक्स्ट है इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि केरला की यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में बन रहा है। नीति आयोग ने इनको 10 करोड़ की ग्रांट दी है और ये यहाँ पर इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे फिशरीज में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो फिशरीज इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करना, उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना स्टार्टअप्स वगैरह के लिए फिशरीज सेक्टर में। आगे बात करते हैं, केरला की जो स्टेट है, उन्होंने पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट की है कि हमारा नाम केरलम रखा जाए, क्योंकि मलयालम में केरला को केरलम बोला जाता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस देखिए। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है, ये डील करता है अगर कोई भी नई स्टेट बनती है
कोई भी ऑलरेडी स्टेट है उसका एरिया चेंज होता है, उसकी बाउंड्री चेंज होती है या फिर उसका नाम चेंज होता है। जो ये केरला स्टेट है, ये 1 नवंबर 1956 को जो लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स बनी थी भाषा के आधारित पर, तो उसी के बेस पर ये मांग कर रही है, क्योंकि भाषा के आधार पर स्टेट बनी थी तो मलयालम में क्योंकि केरला को केरलम बोला जाता है तो केरलम इसको नाम दिया जाए। इसका प्रोसीजर क्या है, जो भी स्टेट का अगर नाम चेंज करने के लिए पहले स्टेट क्या करती है, एक रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट को। उस जो ये बिल है अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना होगा उसके लिए प्रेसिडेंट के असेंट चाहिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। प्रेसिडेंट उस बिल को स्टेट असेंबली में भी भेजेगा लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन जो स्टेट असेंबली का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट माने, पार्लियामेंट माने या ना माने। जो बिल है अगर दोनों हाउसेस पास करती है नाम चेंज करने के लिए और प्रेसिडेंट असेंट देते हैं तो एक्ट बनता है और जो उस स्टेट का नाम है वो चेंज हो जाता है। आगे बात करते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने ओपन कोर्ट में अनाउंस किया था कि एक बेंच बनाया जाएगा जहां पर 3 फॉर्मर वुमेन हाईकोर्ट की जजेस होंगी जो कि मणिपुर में इन्वेस्टिगेशन करेंगी, मणिपुर को हीलिंग टच प्रोवाइड करेंगी। 6 स्टेट्स के डीजीपीज को ऑर्डर किया गया था कि 6 डीआईजीज जो है वो चार्ज लें और ये जो है 5 ऑफिसर्स डीएसपी के रैंक के लिए जाएंगे, एसपी के रैंक के लिए जाएंगे, सीबीआई के, ये सभी मिलकर जो मणिपुर में रिलीफ वर्क है, वहां के लोगों के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन है उसको फैसिलिटेट किया करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो 3 जज बेंच बनाया है, इसके हेड होंगे जस्टिस गीता मित्तल जी जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के जज थी। इनके अलावा जस्टिस शालिनी फनसलकर जोशी जी और तीसरी जो है जस्टिस आशा मेनन जी। तो ये तीनों मेंबर्स होंगी जो इस कमेटी में काम करेंगी। आगे बात करते हैं गुजरात की सिन्ह सूचना ऐप की। सिन्ह सूचना ऐप क्या है, वर्ल्ड लाइन डे पर जो ये लॉन्च की गई है, जो शेर है, लाइन्स है, उनको ट्रैक करेगी और जो ये क्या रियल टाइम बेसिस पर लाइन्स को लोकेट करेंगी और ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट को भी बचाएंगी और इससे क्या होगा, जो लाइन्स है उनकी भी कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। आगे बात करते हैं गृह लक्ष्मी स्कीम की जो कि तेलंगाना ने लॉन्च की है। ये एससी, एसटी और बीसी कम्युनिटी के वुमेन को फाइनेंशियली असिस्ट करेगा सो दैट वो अपने घर बना सके और उनको 3 लाख की ग्रांट दी जाएगी। आगे बात करते हैं उड़ीसा के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट किए गए हैं, जस्टिस सुभाषिष तलपत्रा जी। तो जो भी किसी स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं उनके जो चीफ जस्टिस है उनको ओथ वहां के गवर्नर एडमिनिस्टर करते हैं। ये उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल जी जो इनको शपथ ग्रहण करवा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हमार कम्युनिटी की जो कि अलग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिमांड कर रही है। हमार कम्युनिटी को महार या मार कम्युनिटी भी बोला जाता है, जो कि कुकी, हमार, जूमी हमारे नाम से भी जानी जाती है और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यानी कि मणिपुर, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा इन एरियाज में रहती हैं। ये बेसिकली चिन कुकी मिजो ग्रुप से बिलोंग करती हैं और इनके पूर्वज हैं वो माने जाते हैं कि साउथ वेस्ट चाइना से, वहां का एक एरिया है सिंगलुंग, वहां से ये आए थे। आगे बात करते हैं राजस्थान ने यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड प्रोजेक्ट फॉर जेंडर सेंसिटिविटी के लिए वहां पर प्रोजेक्ट होगा जो कि वहां पे जो पेट्रियार्कल जो पुरुष प्रधान वहां की कस्टम्स हैं उनको खत्म करने के लिए काम करेगा। कि वहां की एक यूनिवर्सिटी है जयपुर की, हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, उनके साथ इसके बारे में एक एमओयू भी साइन किया गया है, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। आगे बात करते हैं कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल की जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किया। यहाँ पर क्या होगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट की बजाय मेट्रो यूज करो सो दैट हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम कर सके। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल किसने लॉन्च की, इसका क्या एम है। आगे बात करते हैं एक नए स्पेस पोर्ट की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है तमिलनाडु में। कुलशेखरपट्टिनम नाम का एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी सो दैट जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो यहाँ से लॉन्च किए जा सके। नेक्स्ट है मणिपुर में ही एक 53 मेंबर की सीबीआई टीम बनाई गई है
जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी यहाँ पर मणिपुर में जो भी दंगे हुए, जो भी वहां पर वायलेंस वगैरह हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हो। आगे बात करते हैं थिरुवल्लुर स्टेचू की, जो कि तमिल लेटर से बनाया गया है। ये स्टेचू है 20 फुट टॉल है, जो कि तमिल लेटर्स को यूज करके बनाया गया और तमिलनाडु के कोयम्बटूर के कुरिची टैंक में इंस्टॉल किया गया। ये जो है थिरुवल्लुर जी, ये काफी एक फेमस स्कॉलर हुए हैं, जो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, लव, इन सभी सब्जेक्ट्स पर इनकी कलेक्शन है। आगे बात करते हैं, तेलंगाना ने रिसेंटली इंडिया का पहला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है, जिसका नाम है एडेक्स, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ADMF। ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह डेवलप किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेगा। तेलंगाना गवर्नमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तीनों मिलकर इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यूपी की गवर्नमेंट ने बोला है कि वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा IT हब बनाएंगे। कहां पर? लखनऊ में, जो कि 3 पार्ट्स में होगा, IT पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। नेक्स्ट है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का रिसेंटली 69th जो एडिशन कंडक्ट किया गया है केरला के अल्लापुआ डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे जो बोट्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, ऐसे लोग इस पे चप्पू मार के रेस कंडक्ट करते हैं, काफी फेमस है, जहां पर इस बार पल्ला थरुची बोट क्लब जो है वो जीते हैं। आगे बात करते हैं, गोवा के मयम विलेज में, जो कि नॉर्थ गोवा में है, भारत का पहला विलेज एटलस एक डेवलप किया है। इसमें क्या किया जाएगा, 250 पेज का डॉक्यूमेंट है, जो कि मयम विलेज की पूरे फ्लोरल और फोनल बायोडाइवर्सिटी को मैप करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कूवी एंड देसिया बुक्स की, जो कि NCERT ने पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के कोलैबोरेशन में लॉन्च की है। कूवी और देसिया क्या है, ये उड़ीसा की ट्राइब्स की लैंग्वेजेस है। कूवी साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज है, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है कांदास कम्युनिटी के द्वारा, और देसिया जो है वो देसिया उड़िया, कोरापुती उड़िया या साउथ वेस्टर्न उड़िया के नाम से जानी जाती है, जो कि वहां के कोरापुत, नबरंगपुर, रायागढ़, मलकानगिरी यहाँ पर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयनगरम नाम के जिलों में बोली जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट जी जो है वो प्रेजेंट थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेशनलिस्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की, जो कि रिसेंटली लद्दाख के लेह के CIBS चोगलासमर में हुई है। यहाँ पर बुद्धिज्म के एक्सपेंसिव हिस्ट्री को और उसके सोर्स को ट्रेस करने के लिए की गई है, और इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो, जो कि गुजरात के गांधीनगर में इनॉग्रेट की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे है, भारत ने पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस लॉन्च की है। कहां पर? लेह में, सो दैट एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पब्लिक रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो है लॉन्च किया जाए। ये एग्जीक्यूट किया गया है NTPC के द्वारा, जो कि भारत का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जैसे प्रो कबड्डी लीग होती है, वैसे ही इस पर जन्माष्टमी में प्रो गोविंदा लीग अनाउंस वो करेंगी, जहां पर ये कहां पर की जाएगी, मुंबई के वर्ली के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में। आगे बात करते हैं मिजोरम की जो राजधानी है इजावल, वहां पर पहली बार, यानी कि भारत की पहली मिजोरम स्टेट है, जहां पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज किया गया। माइक्रोसाइट क्या है? छोटे छोटे क्लिनिक्स, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल के क्लस्टर है, जहां पर आयुष्मान भारत की जो सर्विसेज है लोगों को अवेल की जाती है। नेक्स्ट है डीजे यात्रा फैसिलिटी जो है वो लॉन्च करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बना है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि असम में है, गुवाहाटी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या है, एम क्या है कि लोगों को टिकट्स की वेरिफिकेशन, आईडीज की वेरिफिकेशन ना करनी पड़े, वो खुद ही रजिस्टर करें और फेस स्कैन करके सेल्फ वेरिफिकेशन करवा सके। आगे बात करते हैं, भारत ने एक इनक्रेडिबल इंडिया वेडिंग टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया था, जिसके अंडर भारत को एज ए वेडिंग डेस्टिनेशन प्रमोट कर रहे थे। तो उत्तराखंड में भी रिसेंटली अपने कुछ मंदिर, और जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वैसे ही वहां पर त्रियुगी नारायण टेम्पल है रुद्रप्रयाग का,
उन्होंने ये नाम दिए हैं कुछ कुछ जगह के, मैसूरू का जॉर्ज एवरेस्ट पीक है, कि ये एक आप वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह यूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी प्रमोशन मिलेगी। आगे बात करते हैं केरला के सीताकली फोक आर्ट की, जो कि वहां की काफी यूनिक एक आर्ट है, जो कि काफी पुरानी है, ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी। यहाँ पर केरला के वेदार और पुलियार कम्युनिटी के जो लोग हैं रामायण से कुछ एपिसोड्स को दर्शाते हैं। सीता जी की जर्नी जब वो राम भगवान के साथ गई थी वनवास पर, टिल हर असेंट टू द हेवन, उसको ये दर्शाते हैं। और रिसेंटली एक ग्रुप ने बोला है कि अब वो केरला के बाहर भी इसको परफॉर्म करेंगे और इसको प्रमोट करेंगे। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। सबसे पहले तो इंडिया ने बोला है कि हम लिम्फेटिक फिलारियासिस को एलिमिनेट करने के लिए 2027 के लिए तैयार हैं, कमिटेड हैं। तो लिम्फेटिक फिलारियासिस एक ऐसी बीमारी होती है, एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, जहां पर ऐसे मोटी मोटी टांगे हो जाती हैं, मॉस्किटो से होती है ये, और ये नॉर्मली बचपन में होती है और काफी जो है हिडन डैमेज करती है लिम्फेटिक सिस्टम में। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉस्किटो की थ्रू ये बीमारी होती है, मॉस्किटो से ऐसे फैलती है। यहाँ पर प्रॉपर उसको दिखाया गया है, पॉज करके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ओसिरिस रेक्स की। ओसिरिस रेक्स नासा का एक स्पेसक्राफ्ट मिशन है, जो कि अर्थ के एक नियर एक एस्टेरॉइड है बेनू, उसको स्टडी करने के लिए गया था, जो कि रिसेंटली अपनी रिटर्न जर्नी पर है अर्थ पर। ओसिरिस की क्या फुल फॉर्म है, ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं, और एस्टेरॉइड से ये एक सैंपल लेके आना था इसने, और ये अभी धरती पर आ रहा है, उसके बाद इस पे रिसर्च की जाएगी। आगे है जुपिटर 3, जो कि स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट में लॉन्च किया है। ये एक ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आज तक का। और ये क्या करेगा, अमेरिका में लोगों को जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आगे बात करते हैं नासा और स्पेस एक्स का एक क्रू मिशन है, जिसके क्रू 7 मिशन, जिसके अंदर 4 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। कौन कौन से हैं वो 4 लोग यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। एक तो है जैस्मिन मोगबेली जो अमेरिका के हैं, उसके बाद है एंड्रियास मोगनसन डेनमार्क के, सतोशी फुरुकावा जापान के, उसके बाद कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव ये रशिया के हैं। ये क्या करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, जिसके लिए जो स्पेस एक्स है इसका फाल्कन 9 रॉकेट यूज किया जा रहा है। और ये वहां पर जाकर जो पहले वहां पर क्रू है उनको ज्वाइन करेंगे और वहां पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। आगे बात करते हैं एरिस की, जो कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन लीनिएज का ही वेरिएंट माना जा रहा है। ये पहले यूके में देखा गया था, लेकिन रिसेंटली महाराष्ट्र में भी डिटेक्ट हुआ है, तो ये न्यूज में था, आपको ध्यान रखना है कि एरिस क्या है। आगे बात करते हैं, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि वो लोकली बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच करेंगे, सो दैट जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट है उससे बच सके। इसका क्या नाम है, माया नाम है, जो कि ओपन सोर्स उबुंटू डेवलप्ड है, लोकली डेवलप किया गया है। अभी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो बाकी डिफेंस फोर्सेस भी इसको अपनाएंगी। आगे बात करते हैं स्वाति माउंटेन्स की, जो कि इंडियन आर्मी का एक लाइटर और मोर कम्पैक्ट वर्जन है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेपन लोकेटिंग रडार का इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है। ये क्या है, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेस्ड अर्रे रडार है, जो कि माउंटेन्स पर और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में काम करता है, और इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर पहली बार ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन होस्ट की है। कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में, जिसमें रिसर्च, एविडेंस, लर्निंग, पॉलिसी, डेटा रेगुलेशन, इनोवेशन, डिजिटल हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी, इक्विटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज पर काम किया गया था। और इसमें क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट किया गया है। आगे बात करते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स की। रिसेंटली चाइना के डॉक्टर्स ने ह्यूमन के किसी के हार्ट में, दिल में माइक्रो प्लास्टिक्स उनको मिले हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स के टुकड़े होते हैं जिनकी जो थिकनेस है, जिनकी वो 5 मिलीमीटर से भी कम होती है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और ये क्योंकि बायोडिग्रेड नहीं होते, तो ऐसे ही ओशियंस में चले जाते हैं, काफी हार्मफुल है। तो ये न्यूज में था, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 5 मिलीमीटर से कम की थिकनेस वालों को माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की और WHO लॉन्च करेंगे।
as a part of ongoing G20 summit in गांधीनगर। ये पहला ग्लोबल इनिशिएटिव होगा जो क्या करेगा, डेटा कन्वर्ज करेगा, अलग अलग एजेंसीज है हेल्थ रिलेटेड, उनका डेटा कन्वर्ज करेगा और हेल्थ प्लेटफॉर्म्स को इंटरफेस देगा, सो दैट अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तब वो एक साथ आकर डेटा को यूज करके काम कर सके। आगे है हिरॉन मार्क 2 ड्रोन्स जो कि इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किए हैं। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हो। ये क्या करेगा, चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर सर्विलियंस करेगा। अब है इन्वायरमेंट की फर्स्ट न्यूज है, भारत का पहला कैटेलिस्ट जो है वो डेवलप हुआ है बेल के द्वारा। क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के एमिशंस है पावर प्लांट में, उनको कंट्रोल करेगा। तो ये क्या है, जो थर्मल पावर प्लांट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस करते हैं उनको कंट्रोल करेगा। कोल जब हम बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन कंटेंट को नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये काफी सीरियस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं, तभी ये डेवलप किया गया। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कंट्रोल करेगा और ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में, पॉल्यूशन में, सब में हेल्प करेगा। आगे है पहली बार कैप्टिविटी होता है कंट्रोल्ड मैनर में, फॉर एग्जांपल जू। तो एक कंट्रोल्ड मैनर में एंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर की ब्रीडिंग की गई है इंडिया में पहली बार, जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। इसका नाम क्या है, हिमालयन वल्चर। साइंटिफिक नेम है जिप्स हिमालयंसिस, जो कि असम के स्टेट जू गुवाहाटी में, वहां पर इसकी जो है ब्रीडिंग की गई है। IUCN की रेड लिस्ट में इसका क्या स्टेटस है, नियर थ्रेटेंड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये एक विंटर माइग्रेंट है जो कि इंडिया में कहीं और से विंटर्स में आता है, तो इसी वजह से न्यूज में था, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वेकुइटा पोर्पोइस की, जो कि एक्सटिंक्शन अलर्ट के लिए न्यूज में था। ये एक टाइप की क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक टाइप की फिश है जो कि मेक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में इलीगल नेट की वजह से काफी खत्म हो रही है। इनका जो फिशिंग बैन वगैरह करने की काफी अर्जेंट कंजर्वेशन की जरूरत है, सो दैट ये सरवाइव कर सके। ये बहुत ही छोटी, वर्ल्ड की सबसे छोटी फिश है, तो आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने पहला एक्सटिंक्शन अलर्ट जारी किया है वेकुइटा पोर्पोइस पर कि अगर इसकी कंजर्वेशन ना की गई, खत्म हो जाएंगी। ये स्मॉलेस्ट रेंज है किसी भी व्हेल, डॉल्फिन या पोर्पोइस की, जो कि 1500 स्क्वायर माइल एरिया में ही रहती है मेक्सिको के अपर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN के अकॉर्डिंग है और साइट्स के अकॉर्डिंग अपेंडिक्स 1 में है। आगे बात करते हैं रिसेंटली जो एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टिमेट्स किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं वो भारत में इंक्रीज हुए हैं और भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट है कर्नाटका में। कर्नाटका में जो एलिफेंट्स है 346 बड़े हैं, पहले 6049 थे और अब ये बढ़कर 6395 हो गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इंडिया में 27,000 एशियन एलिफेंट है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आगे बात करते हैं अमेजोन नेशंस ने रिसेंटली अपनी जो ACTO की मीटिंग हुई थी, वहां पर उन्होंने बोला था कि हम एक साथ मिलकर डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ लड़ेंगे, काम करेंगे। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि जो जंगल काटे जा रहे हैं। अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 8 अमेजोनियन कंट्रीज का ग्रुप है, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडर, गुआना, पेरू, सुरिनाम और वेनेजुएला। इन्होंने मिलकर अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की थी, जो कि अकेली सोशल एनवायरनमेंट ब्लॉक है लैटिन अमेरिका का। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील से लेकर कोलंबिया, पेरू और कुछ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में फैले हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, काफी फेमस अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए। उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने शपथ ली है कि हम काम करेंगे। आगे बात करते हैं लेक टिटिकाका की, ये भी साउथ अमेरिका में है। लेक टिटिकाका जो है, इसकी आप यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हो, ये बोलीविया और पेरू के बॉर्डर में है। ये क्यों न्यूज में थी, क्योंकि इसके जो लेवल्स काफी कम हो रहे हैं काफी सारे रीजंस की वजह से, जिसमें डिफॉरेस्टेशन है, पॉल्यूशन है, तो तभी ये न्यूज में थी। आपको पता होना चाहिए कि लेक टिटिकाका पेरू और बोलीविया के बॉर्डर में है, एंडीज माउंटेन में, और दुनिया का हाईएस्ट नेविगेबल बॉडी है वाटर की, और साउथ अमेरिका के वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे है राइनो टास्क फोर्स, जो कि बिहार की गवर्नमेंट बनाएगी, सो दैट वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राइनो को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर सके। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर अभी सिर्फ एक ही राइनो है
और पटना जू में 14 हैं। तो अभी इस राइनो टास्क फोर्स की हेल्प से ये क्या कर रहे हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ज्यादा राइनोस को इंट्रोड्यूस किया जाए और उनको बचाया जा सके। आगे है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। यूनेस्को के एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है इटली के वेनिस को और उनके लगून्स को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में ऐड किया जाए, क्योंकि इटली इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं कर रही है। तो सितंबर में इनकी एक मीटिंग होगी, वहां पर रिव्यू किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है तंपारा लेक, जो कि ओडिशा में है, इसलिए न्यूज में थी क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ईस्टर्न जोन ने ओडिशा की गवर्नमेंट को बोला है कि तंपारा लेक के आसपास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो नहीं बंद कर दी जाए। और ये 300 एकड़ के फ्रेश वाटर लेक है, काफी फेमस है, जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, जो ऋषिकुलिया नदी के राइट बैंक पर है। ऋषिकुलिया नदी जो कि ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए काफी फेमस है और एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो, ये है तंपारा लेक, ये उड़ीसा है, इसका जूम्ड इन व्यू आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में है। ये भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि वहां पर जो अनऑथराइज्ड माइनिंग हो रही है, खुदाई हो रही है, उसको एड्रेस किया जाए। और जो सिमलीपाल हदगढ़ कुलदीहा कंजर्वेशन रिजर्व है, वहां पर जो भी माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को वायलेट कर रही है, उनको बंद किया जाए। नेक्स्ट है मीनामाटा कन्वेंशन, जिसने अभी 6th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की, क्योंकि ये 2017 में जो है इम्प्लीमेंट हुई थी। ये 2013 में साइन हुई थी, 2017 में इम्प्लीमेंट हुई थी। काम क्या है, एम क्या है, मर्क्यूरी के हार्मफुल जो इसके एमिशंस है उससे ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को बचाना। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स की। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिलीज किए हैं, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास बेस्ड मेथड्स को भी ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया है। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन है जो कि एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बहुत कम होता है। वो जैसे 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट जो है एमिशंस उससे कम अगर हो 1 किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो वो हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी हमें काम कर सकती है और इंडिया को नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फ्यूल बनाने में भी हेल्पफुल हो सकती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया में एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन एक साल में 2030 तक प्रोड्यूस करना, 8 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट करना, एक लगातार फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स को कम करना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोडल मिनिस्ट्री है, जिसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को डेजिग्नेट किया गया है एज द नोडल अथॉरिटी कि जो भी एजेंसीज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट चला रही है उनको मॉनिटर किया जाए, वेरीफाई किया जाए। आगे है व्हाइट बेलीड सी ईगल, जिसका जो IUCN स्टेटस है वो है नियर लीस्ट कंसर्न। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये अभी इनका क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये अभी जो बिजली के टावर्स होते हैं बड़े बड़े वहां पर अपने नेस्ट बना रहे हैं, इसी वजह से न्यूज में था। तो आपको इनकी IUCN का क्या स्टेटस है वो ध्यान रखना है। और ये कहाँ कहाँ पर मिलती है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, साउथ ईस्टर्न एशिया में, सदर्न चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में भी ये मिलती है। और ये जो पिक्चर है रिसेंटली तमिलनाडु के वहां के सी के आसपास ये देखी गई थी, तभी ये न्यूज में थी। आगे बात करते हैं धौलपुर करौली की, जो कि राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व डेवलप किया जा रहा है और इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व होगा। राजस्थान के और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विश्तरी। आगे है वर्ल्ड का पहला स्पॉटलेस जिराफ, यानी कि यहाँ पर आप स्पॉट्स देख सकते हो इसकी जो स्किन पर, ये बिल्कुल प्लेन है, स्पॉट्स नहीं है। बेबी एक स्पॉटलेस बेबी जिराफ बॉर्न हुआ है यूएस के ब्राइट्स जू में। माना जा रहा है ये अकेला सिंगुलरली कलर्ड जिराफ है पूरी दुनिया में। फीमेल जिराफ है जो कि ब्राउन कलर का है। तो ये कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, यूएस के ब्राइट्स जू में। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले अनवरुल हक ककर, ये एक रेनाउंड एथनिक पुश्तून पॉलिटिशियन है जिनको पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। इनके बाद है LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर R दोराई स्वामी जिन अपॉइंट किए गए हैं।
नेक्स्ट है एक रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू 2023 जो कि WTO की एनुअल पब्लिकेशन है, जहां पर भारत को 18th रैंक दिया गया है दुनिया के लीडिंग एक्सपोर्टर्स में इन द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड। आगे है ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम जो कि इंडिया लॉन्च करेगा सो दैट यहाँ पर इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स एंड जो एंटरप्रेन्योर्स है अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके। नेक्स्ट है एनसीईआरटी ने 19 मेंबर्स का एक पैनल बनाया है अपनी बुक्स को रिवाइज करने के लिए। ये जो कमेटी होगी 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास की बुक्स को रिव्यू करेगी। इसके हेड कौन होंगे? MC पंत जो कि चांसलर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के। इसमें सुधा मूर्ति जी, इनके अलावा मंजुल बरघावा जी, देन जो आप बोल सकते हो विवेक देब्रॉय जी, बहुत सारे अलग अलग फील्ड से इसमें मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, संजीव सान्याल जी, कि सो दैट हम एक डाइवर्स वे में बुक्स को जो है डिजाइन कर सके। आगे बात करते हैं, रिसेंटली जस्टिस जी रोहिणी कमीशन ने 6 साल के बाद एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो अगर क्वेश्चन आता है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन किसके लिए था? ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस की सब कैटेगराइजेशन पर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, सो दैट कि जो रिजर्वेशन है 27% रिजर्वेशन ओबीसी के खुद की कैटेगराइजेशन में कैसे कैसे डिवाइड कर सके। आगे बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की जो कि यूनेस्को ने पब्लिश की है, जिसका टाइटल है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन टूल ऑन हुज टर्म्स, जो कि पूरी दुनिया में स्मार्टफोन्स को स्कूल्स में बैन करने के लिए सपोर्ट कर रही है। आगे है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर अपॉइंट की गई है थुरैया हामिद अल्लाशमी। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हैं और ये पहली एमिरेती और अरब वुमेन बनी है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर की पोजीशन पर अपॉइंट की गई है। आगे बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन की जो कि बने हैं संजय कुमार अग्रवाल जी। सीबीएसई एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी। इसके बाद है यूजीसी ने मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर और पैलियोग्राफी के कोर्सेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक पैनल बनाया है। तो ये क्या करेगी, जो 11 मेंबर पैनल होगा ये इनका हेड होंगे प्रफुल्ला मिश्रा जी। तो प्रफुल्ला मिश्रा जी पैनल क्या करेगा, ध्यान रखना है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और पैलियोग्राफी के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के उनके सिलेबस को स्टैंडर्डाइज करेगा। देन है सचिन तेंदुलकर जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है एज द नेशनल आइकन ऑफ द पोल पैनल, सो दैट यूथ को मोटिवेट किया जाए कि आप वोट दो। आगे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी जो कि एनजीटी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। इनकी 5 साल की टर्म होगी, दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एनजीटी के चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की, जहां पर पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर बनेंगी आईएफएस ऑफिसर सोनाली घोष। और ये जो है 118 साल पुराना काजीरंगा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं श्रेता थविसीन, जिनकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। अब बात करते हैं इकोनॉमी की न्यूज की। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया मेड जो स्मार्टफोन्स है उसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे किया जाता है गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग? यूएसए में। तो बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यूएसए में सबसे ज्यादा इंडियन मेड स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पर है यूएई, देन है नीदरलैंड, यूके, इटली एंड देन है चेक रिपब्लिक। आगे है रेपो, जो अभी मॉनिटरी पॉलिसी की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वहां पर आरबीआई ने जो रेपो रेट है 6.5% ही रखा है, जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है 6.25 है, एमएसएफ रेट और बैंक रेट है 6.75%। इनके अलावा सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट है वो 5.4% रखा है और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% प्रोजेक्ट की गई है। यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस है। रेपो रेट क्या होता है, जहां पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से कुछ लोन लेते हैं, उसके बदले में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल की तरह रखते हैं कि हम इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस से परचेज करेंगे। रिवर्स रेपो क्या होता है कि बैंक्स अपना फालतू का जो फंड है वो आरबीआई के पास पार्क करते हैं और आरबीआई उनको ब्याज देता है। सिमिलरली स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक्स को एक्सेस लिक्विडिटी जो है आरबीआई के पास रखने की अलाउ करता है और वो ब्याज अर्न करती है।
आगे बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की, जो कि अभी महारत्ना बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि महारत्ना बनने के लिए क्या कंडीशन होती है कि पिछले 3 साल में एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट वो 2500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 18 फरवरी 1959 को बनाया गया था असम के नहर कटिया मोरान ऑयल फील्ड में से ऑयल को डिस्कवर करने के लिए। आगे बात करते हैं आरबीआई की, जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, जो कि आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। उन्होंने फ्रिक्शनलेस क्रेडिट को अनाउंस किया है कि वो एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे सो दैट लोगों को लोन लेने में इजियर हो, लोगों को लोन अवेल करने में सहूलत हो। आगे बात करते हैं यूपीआई चलेगा। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने पेमेंट इकोसिस्टम के साथ एसोसिएशन में जो है को क्रिएट किया है सो दैट यूपीआई के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए कि कैसे इसको सेफली यूज करना है। आगे बात करते हैं उद्गम की, जो कि सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, उद्गम की अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया सो दैट जो लोग हैं जिनके अनक्लेम्ड डिपॉजिट होंगे उनको वो असेस कर सके, जो भी पब्लिक के मेंबर से फैसिलिटेट कर सके। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार। ये क्या है कि अगर आप 200 से ज्यादा अमाउंट का कोई बिल होगा जहां पर आपने जीएसटी पे किया है, तो आप मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम के अंदर ऐप पर अपलोड करोगे। 1 महीने में आप मैक्सिमम जो है 25 इनवॉइसेस अपडेट कर सकते हो और वहां पर कस्टमर्स को जो इनाम दिए जाएंगे। अब स्पोर्ट्स न्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले नीरज चोपड़ा, जो कि भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं, जिन्होंने अभी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हिस्ट्री में गोल्ड मेडल लिया है। ये इन्होंने पहले भी आप बोल सकते हो काफी मल्टीपल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप मेडल जीते हैं। 2022 एडिशन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले इन्होंने डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल लिया था, वो भी हमने डिस्कस किया था। आगे है इंडिया की टीम ने, हॉकी की टीम ने मलेशिया को हराकर रिकॉर्ड बना दिया है मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी में और 4 बार जीतने वाली जो है टाइटल जीतने वाली टीम बन गई है। नेक्स्ट है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि रिसेंटली जर्मनी के बर्लिन में हुई थी, जहां पर भारत की वी ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने हिस्ट्री क्रिएट की है। भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता है और अदिति स्वामी ने 5 अगस्त को सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बनके भी रिकॉर्ड बनाया है मैक्सिको के प्लेयर को हराकर। आगे है फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि चाइना में होस्ट की गई है, जहां पर इंडिया की 7th पोजीशन रही। नेक्स्ट है दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसको दुरंत कप के नाम से जाना जाता है। एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है, जो कि पहली बार शिमला में हुआ था। इस बार पहले मणिपुर में होना था, लेकिन मणिपुर में डोमेस्टिक जो वायलेंस वगैरह की वजह से अभी ये कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में होंगे। आगे चीयर फॉर इंडिया, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें क्या है, हल्ला बोल सीरीज लॉन्च की गई है, जो एशियन गेम्स में एथलीट जा रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। आगे बात करते हैं, इंडिया पहली बार इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन की एजिस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है। कहां पर? हैदराबाद में। इस कंपटीशन में 4 कैटेगरीज होंगी, मेन एंड वुमेन, इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट्स में। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। आगे 9th फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, जहां पर स्पेन ने इसको यूके को, इंग्लैंड को हराकर हिस्ट्री बनाई है और पहली बार स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जो है टाइटल जीता है। इससे पहले स्पेन कभी भी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप नहीं जीता है। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। आगे है अस्मिता वुमेन्स लीग, जो कि खेलो इंडिया लीग का नाम बदल के रखा गया है। खेलो इंडिया 2018 में लॉन्च की गई थी। अस्मिता पोर्टल में क्या होगा, जो प्लेयर्स हैं उनको वैल्यूएबल इंसाइट्स दी जाएंगी। स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट वगैरह को भी जो है उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अस्मिता वुमेन लीग को होस्ट कर सकें। नेक्स्ट है जो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है, उसमें प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। ये जो इवेंट है कहां पर हुए थे? जॉर्डन में। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि पहली वुमेन बनी है इंडिया की जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीता है रेसलिंग में। आगे बात करते हैं एएफआई चीफ एडील सुमारीवाला की। इनको वर्ल्ड एथलेटिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट कर लिया गया है और ये पहले इंडियन बने हैं जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट किए गए हैं। एडील सुमारीवाला
4 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंटों में से एक है, जो कि अभी ग्लोबल ट्रैक और फील्ड गवर्निंग बॉडी के हाईएस्ट पोस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता होगा इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का इंडिया में होस्ट होने वाला है। उसके लिए मास्टर कार्ड ने इनके साथ एक ग्लोबल पार्टनरशिप की है स्पॉन्सर करने के लिए। तो अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है मास्टर कार्ड। आगे है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि इंडिया की जो इसके WFI के प्रेसिडेंट को सस्पेंड करने के बाद काफी डिले हुआ था, तो इस वजह से सस्पेंड कर दी गई है इंडिया की मेंबरशिप। और जो इंडिया के एथलीट्स हैं वो न्यूट्रल एथलीट की तरह पार्टिसिपेट कर सकेंगे, लेकिन इंडिया के फ्लैग के अंडर नहीं खेल सकेंगे। नेक्स्ट है बुर्किना फासो के हुगुइज फैब्रिस जांगो। इन्होंने बुर्किना फासो को पहला ग्लोबल एथलेटिक टाइटल जिताया है और ये ट्रिपल जंप में जीते हैं। आगे बात करते हैं इंडिया के चेस चैंपियन प्राग की, जो कि वर्ल्ड कप अभी जो चेस का जो वर्ल्ड कप हुआ था फाइड वर्ल्ड कप, वहां पर सेकंड पोजीशन पर रहे और ये यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट थे और यंगेस्ट वर्ल्ड कप विनर भी हैं। इनकी यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो। नेक्स्ट है ऑबिचुरीज। सो सीआर राव, जो कि अभी रिसेंटली जिनको एक इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स भी मिला था 2023 का, ही पास्ट है। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं जॉन वार्नोक जी की, जो कि एडोबी के को फाउंडर हैं और जिन्होंने पीडीएफ को इन्वेंट करने में हेल्प की थी, ही पास्ट अवे। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक, जिनकी यहाँ पिक्चर देख सकते हो, ही पास्ट अवे। उसके बाद है WWE हॉल ऑफ फेमर टेरी फंक, इनकी भी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, इनकी डेथ हो गई है 2021 में। इनको इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेम से रिकॉग्निशन भी मिली है। आगे है पारुल चौधरी ने रिसेंटली नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स में। इन्होंने वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज में 11th रैंक पर जो है वो किया और ये न्यू नेशनल रिकॉर्ड है उनका। 9 मिनट 15 सेकंड में उन्होंने कंप्लीट किया और इनकी ये क्वालिफाई भी हो गई है 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए। आगे बात करते हैं ब्लाइंड क्रिकेट चैंपियन जो टूर्नामेंट थे इप्सा वर्ल्ड गेम्स में, वहां पर इंडिया की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इंडिया जीत गए T20 फाइनल्स में और ये क्या है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये मैच जो टूर्नामेंट है जीतने के लिए, ये इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हर 4 साल बाद होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है। आगे बात करते हैं HS प्रणोय की, जो कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बैडमिंटन का ये चैंपियनशिप था जो कि डेनमार्क में हुआ है। अब अवार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले इंदौर, जिसको स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर जो फर्स्ट अवार्ड मिला है, जो आइजैक अवार्ड्स हैं। इसके अलावा जो यूटीज की अगर बात करें उसमें चंडीगढ़ को अवार्ड मिला है, सिटीज में मिला है इंदौर को, 2nd नंबर पर है सूरत, 3rd नंबर पर है आगरा, तो आपको ध्यान रखना है। देन है उद्योग रत्न अवार्ड, जो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट दे रही है और पहली बार मिल रहा है। ये अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आगे बात करते हैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये अवार्ड तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट देते हैं। 1983 में उन्होंने स्टार्ट किया था। जो भी लीडर्स काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन करते हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, उनको दिया जाता है। आगे बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की। क्यों न्यूज में था, क्योंकि पिछले 2 साल से इनकी नॉमिनेशन नहीं गई है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है, जो कि CSIR एनुअली कंडक्ट करवाते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स में। आगे है बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कन्वर्जेंस फील्ड में। किसको? जम्मू कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को। आगे बात करते हैं रिसेंटली नाफिस, जो कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, NCRP का, उनको गोल्ड अवार्ड मिला है इन द एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी 1, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने अवार्ड दिया। आगे बात करते हैं अभी रिसेंटली जो फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, वहां पर बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है गोदावरी मूवी के लिए निखिल महाजन को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी के लिए कृति सेनन को। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए।
बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी को, बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए RRR को, जिसके गाने को अभी नाटू नाटू को ऑस्कर भी मिला था। देन नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन कश्मीर फाइल्स को मिला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ग्रीस में गए थे तो उनको ग्रीस के हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द ऑनर के द्वारा वहां पर ऑनर किया गया। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख रहे हैं। और पिछले 40 साल में पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीस को विजिट किया है। डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 जो कि इजिप्ट के साथ है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है पहली बार, और ये मल्टीलेटरल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जो कि इजिप्ट के कायरो एयरबेस में होगी 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर में। और यहाँ पर यूएसए, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर और इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे। आगे बात करते हैं फाल्कन शील्ड की, जो कि यूएई और चाइना की एयरफोर्सेस के द्वारा कंडक्ट की गई है। पहली बार ज्वाइंट ट्रेनिंग हुई है दोनों नेशंस की एयरफोर्सेस में। कहां पर हुई है? यूएई में। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज मालाबार की, जहां पर यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पार्टिसिपेट किया। कंडक्ट की गई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जहां पर इंडिया की साइड से INS वागीर ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद सिंडेक्स एक्सरसाइज भी होगी जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। आगे बात करते हैं जैयद तलवार एक्सरसाइज की, जो कि 2 इंडियन नेवी शिप्स जिसमें INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया है। दुबई, जो यूएई का दुबई है, वहां के पोर्ट राशीद में, जहां पर यूएई की नेवी के साथ ये पार्टिसिपेट एक्सरसाइज होगी जैयद तलवार। ये एक्सरसाइज 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं तारंग शक्ति की, जो कि काफी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, काफी बड़े लेवल पर एक्सरसाइज है। इसको इंडियन एयरफोर्स ने इस साल होस्ट करना था, अभी ये पोस्टपोन हो गई है नेक्स्ट ईयर के लिए। इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सभी के एयरफोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी। अब मिसलेनियस, सबसे पहले सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये क्या है? बुक्स है जो कि प्रधानमंत्री जी की स्पीच के, उनके जो भाषण है उनके बेस पर रिसेंटली जो है हमारे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर और चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने रिलीज की है। आगे है अल्लाहपुरा की एक वमेन है मिलाशा जोसेफ, जिन्होंने अभी एक नई रिकॉर्ड सेट किया है। वो दुनिया के 7 वोल्केनिक समिट पर जो है क्लाइम करना चाहती हैं। उन्होंने अभी 3 कर ली है, जो कि किलिमंजारो है, इसके बाद है दामाबंद, देन है एल्बरूज। इसके अलावा इन्होंने 4 और माउंटेन्स पर ही जाएंगी, और जोस डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है, मेक्सिको की पिको डी ओरिजाबा, पापुआ न्यू गिनिया के माउंट गिलोवे एंड अंटार्कटिका की माउंट सिडली। यहाँ पर आप देख सकते हैं दामाबंद ईरान में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, और माउंट एल्ब्रू है रशिया में, जो इन्होंने माउंट एल्ब्रूस जो उन्होंने जहां पर उन्होंने चढ़ाई कर ली है। देन है एयरटेल पेमेंट बैंक ने इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, बस आपको इसका नाम ध्यान रखना है। इसके बाद है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भारत का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिन्होंने 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस जो है लॉन्च की है। ये वीडियो असिस्टेंट की हेल्प से कस्टमर्स को घर बैठे बैठे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हैंडबुक रिलीज की है, जिसमें उन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को एलिमिनेट करने के लिए काम किया। 30 पेज की हैंडबुक है ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका काम क्या है कि जुडिशियल और लीगल कम्युनिटी को ऐसे वर्ड्स ना यूज करने के लिए बोला जाए कि जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। फॉर एग्जाम्पल ईव टीजिंग, फॉर एग्जाम्पल फॉलन वुमेन, फेथफुल और ओबीडिएंट वाइफ, ऐसे वर्ड्स ना यूज करके जो न्यूट्रल वर्ड्स यूज करे जाए। आगे बात करते हैं मेक माई ट्रिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ज्वाइंटली ट्रैवलर्स मैप लॉन्च किया है। इसमें ऐसी डेस्टिनेशंस को दिखाया गया है 600+, जहां पर ज्यादा टूरिज्म अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल कर अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का रेजिडेंस था, जो कि दिल्ली के 3 मूर्ति हाउस में है। आगे बात करते हैं, इन्फोसिस ने रिसेंटली राफेल नडाल जो कि स्पेन के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपनी डिजिटल इनोवेशन मिशन में। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023
जो कि अलग अलग सिटीज की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। इसमें जो 10 लाख से ज्यादा वाली सिटीज है उसमें इंदौर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 3 लाख से जो 10 साल की कैटेगरी इसमें उज्जैन ने किया है, और जो 3 लाख से कम वाली पॉपुलेशन इसमें देवास ने किया है। आगे बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के 26 एडिशन की, जो कि रिसेंटली इंदौर में हुआ है, जिसका थीम था डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एमपी की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में जो ऑर्गेनाइज की है। आगे है हरिकेन हिलेरी, जो कि एक मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहली बार सदर्न कैलिफोर्निया में इसने हिट किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका नाम। ये एक हरिकेन और अर्थक्वेक का कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट है सीआरपीएफ ने रिसेंटली कॉप-सीस नाम की इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर में स्विच किया है, जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सिस्टम। अब ऑब्ituaries की और बात करें, बिंदेश्वर पाठक, जो अभी हमने पहले कुछ डिस्कस कर लिए थे, आई एम सॉरी अनऑर्गेनाइज रहा, इनको इंडिया के टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सुलभ की स्थापना की थी और पब्लिक सैनिटेशन में सबसे पहले थे काम करने वाले। सुलभ इन्होंने 1970 में जो है स्थापना की, उसके नाम पर इस सुलभ शौचालय जो है उसके बाद स्थापना की गई। इनकी यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो। देन है एक फेमस पोएट राइटर है जयंत महापात्रा जी, ही पास्ट अवे, पहले इंडियन पोएट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इंग्लिश पोएट्री में। 2009 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, जो कि उन्होंने 2015 में राइजिंग जो इनटॉलरेंस बढ़ रही थी उसके खिलाफ वापस भी कर दिया था। इनकी कुछ फेमस पोएम्स है इंडियन समर हंगर, और काफी मॉडर्न इंडिया इंग्लिश लिटरेचर में इनको क्लासिक की तरह रिगार्ड किया जाता है। अब है इम्पोर्टेंट डे। सबसे पहले तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया है 1 से 7 अगस्त में, जिसका थीम क्या था, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। देन है वर्ल्ड वाइड वेब डे और वर्ल्ड लंग कैंसर डे, दोनों ही 1 अगस्त को मनाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब डे क्या है, जो WWW के जो फाउंडर थे टिम बर्नर्स-ली, इनको कमेमोरेट किया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे वाले दिन का थीम था क्लोज द केयर गैप, लोगों को अवेयर किया जाता है। देन है हिरोशिमा डे। इस दिन 1945 में जापान के हिरोशिमा में जो यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके थे, जिनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, उसी दिन को ये यादगार में मनाया जाता है। देन है नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को मनाया जाता है कंट्री के वीवर्स को ऑनर करने के लिए। इस बार इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद जैवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा जी ने जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था पहली बार, तो उनकी विक्ट्री को आप बोल सकते हो कमेमोरेट करता है, जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। देन है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, 9 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है, लायंस को सेफगार्ड और कंजर्वेशन के बारे में। देन है वर्ल्ड एलिफेंट डे, इस बार का थीम था कॉल टू एक्शन टू एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। 12 अगस्त को मनाते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे भी ये इस दिन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ लिस्बन में उन्होंने रिकमेंड किया था। इस बार का थीम था ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे बनाया जाता है, जिसका थीम है इट टेक्स अ विलेज। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की अवेयरनेस के रिगार्डिंग। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी डे और अक्षय ऊर्जा दिन मनाया जाता है, लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के लिए मोटिवेट करने के लिए। देन है 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ये लोगों ओल्डर पीपल की कंडीशन के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए। देन है वर्ल्ड वाटर वीक 20 से 24 अगस्त के दिन, इस बार का थीम था सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद जी को ट्रिब्यूट दी जाती है। यहाँ पर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।